ये देखिए, ये सारे जो काम लिखे हुए हैं इसको मैं यहां से मिटाता हूं। देखिए ये सारे जो आपको डायग्राम में काम दिख रहे होंगे ये सारे हमारे सेंट्रल बैंक के ही काम है, ये सारे बैंक हमारा आरबीआई यहां पर करता है दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, ये बहुत सारे काम लिखे हैं। हमारा बैंक ऑफ इशुइंग नोट्स, जो नोट इशू करता है वो भी हमारा आरबीआई है, ठीक है। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट्स हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबके अकाउंट कहां हैं? आरबीआई के पास में ही है। ऐसे ही सभी प्रकार के बैंकों के अकाउंट भी कहां हैं? आरबीआई के पास ही है। यानी बैंकों का भी बैंक जो है वो आरबीआई है, उनको सुपरवाइज भी करता है। बैंकों का बैंक भी है और बैंकों को सुपरवाइज भी करता है, ठीक है। साथ में लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, दोस्तों चाहे गवर्नमेंट हो चाहे बैंक हो, दोनों के लिए लास्ट रिसोर्ट कौन है लैंडिंग का? आरबीआई। जब कहीं से कुछ नहीं मिलेगा तब आरबीआई देगा। इसका मतलब आरबीआई के पास जब कुछ नहीं होगा तो फिर कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? आरबीआई ही क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में हमारे पूछा जा चुका है। ईयर मुझे याद नहीं है, अभी 2021 या 2022 में ही दोस्तों ये सवाल पूछा गया था। कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, हमारा फॉरेक्स है, वो भी सब किसके पास रहता है? आरबीआई के पास रहता है। इसके अलावा जो क्लियरिंग हाउस है वो भी दोस्तों हमारा आरबीआई परफॉर्म करता है। और साथ में जो क्रेडिट क्रिएशन है, जो मार्केट में उधार जा रहा है, मार्केट में पैसा जा रहा है, उसका भी सारा होल्ड किसके पास है? कंट्रोल किसके पास है? आरबीआई के पास दोस्तों रहता है। इसी प्रकार यहां भी दोस्तों बहुत सारे काम लिखे हैं, इनमें से कुछ काम तो कॉमन होंगे लेकिन एक आध दो आपको काम एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, आप यहां पर इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो यहां पर देखिए हमने इनको क्यों पढ़ा था, उसकी वजह यह है कि देखिए मार्केट में मनी सप्लाई और मनी डिमांड को बैलेंस करना है। और वो काम कौन करते हैं? यही हमारे बैंक मिलकर करते हैं, सेंट्रल बैंक मिलकर करते हैं, ठीक है। तो हमें वही चीज पढ़नी है कि कैसे ये मेंटेन करते हैं, कैसे इसको देखते हैं। तो सुनेंगे दोस्तों, यहां से दो चीजें हैं, दो यहां पर रेशियो हैं जिनको आप पढ़िए। अगर इनको पढ़ लेंगे तो यहां से पूरी बात समझ में आएगी। क्या बात है? ये देखिए दो रेशियो हैं बैंक के लिए, एक है करेंसी डिपॉजिट रेशियो और एक है रिवर्स डिपॉजिट रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। देखिए देखिए हम आम लोग कुछ पैसा अपने पास कैश में रखते हैं और कुछ पैसा बैंक में डिमांड डिपॉजिट के रूप में रखते हैं। तो ये जो रेशियो है ये इसी चीज का रेशियो है कि कितना पैसा हमारे पास कैश में है और कितना पैसा डिमांड डिपॉजिट बैंकों के पास है, ठीक है। ऊपर सीयू लिखा है, सीयू का मतलब करेंसी, कितना करेंसी हमारे पास हमारी जेबों में है और कितना डिमांड डिपॉजिट बैंकों के पास है, ठीक है। इसी चीज का रेशियो कहलाता है हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशियो। ये आप ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है ना, लिखा है ना, करेंसी डिपॉजिट रेशियो डिस्प्यूट द अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द इंडिविजुअल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट। फॉर इंस्टेंस सीडीआर राइजेस ओवर द हॉलीडे सीजन एज पीपल कन्वर्ट डिपॉजिट टू कैश बैलेंस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, ठीक है। जब हॉलीडे होता है, जब इंसान कहीं घूमने जाता है तब कैश निकालता है, तब डिमांड डिपॉजिट में से खूब सारा कैश निकालता है, समझ गया। अच्छा इसको क्यों देखते होंगे? इसके बहुत सारे रीजन है देखने वाले। अगर डिमांड डिपॉजिट में ज्यादा पैसा है और करेंसी में कम है, कैलकुलेशन में कम है ना, कैश में कम है, तो इसका मतलब क्या है कि हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि आज हो रहा है। आज आपको कैश की नीड है ही नहीं, बहुत कम कैश की नीड है, तो मैक्सिमम पैसा हमारा कहां रहता है? डिमांड डिपॉजिट में रहता है। जब भी कहीं जरूरत पड़ा तो हमने यूपीआई से पेमेंट कर दिया या हमने कहीं और कुछ पेमेंट कर दिया, डिजिटल पेमेंट चल रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर देखने के लिए ऐसा रहता है। सेकेंड हमारा है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अब यहां मैंने आपको पहले ही बताया कि आरबीआई ने एक रूल फिक्स करा हुआ है, आगे पढ़ेंगे उसको सीआरआर और एसएलआर में, कि कोई भी बैंक अपना सारा पैसा लोन में नहीं बांट सकता, उसको कुछ पैसा अपने पास रोक के रखना ही पड़ेगा, कुछ पैसा आरबीआई के पास रोक के रखना ही पड़ेगा। तो वही दोस्तों हमारा क्या है? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है, लिखा ना, पोर्शन ऑफ मनी कस्टमर्स कीप इन देयर बैंक अकाउंट्स एज रिजर्व मनी एंड लेंड द रेस्ट टू वेरियस इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। Reserve money is made up of two components, vault cash in banks and commercial bank deposit with RBI, ठीक है ना। यही वो चीज जो हम बात कर रहे थे, वही है हमारी रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। इसको आप ध्यान रखिए, आगे इसके बारे में अभी डिटेल से हमें पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो अब वही चीज दोस्तों मेन आ गई है जिसके बारे में ये चैप्टर है कि हम मार्केट में मनी सप्लाई को कैसे मेंटेन करें। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि मनी सप्लाई का बढ़ना और मनी सप्लाई का घटना दोनों ही इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, दोनों की वजह से इकोनॉमी में डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। तो हम ऐसे कौन कौन से मेजरमेंट हैं जिनको करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखते हैं, ये वही चीज यहां पर बता रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस काम के लिए हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है।
ये मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है वो आरबीआई ही करता है, सेंट्रल बैंक करता है, और हर देश में होती है ये, ठीक है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की साल भर में हर 2 महीने के बाद एक बार मीटिंग होती है। हालांकि इसकी नियमावली में यह कहा गया है कि हर 3 महीने में आप एक बार बैठिए, लेकिन वो 3 की जगह हर 2 महीने में एक बार बैठते हैं, ठीक है। यानी मिनिमम 4 मीटिंग तो होनी ही होनी है, बट फिर भी वो मिनिमम 6 मीटिंग करते हैं, यानी हर 2 महीने के बाद इकोनॉमी की हालत देखते हैं कि भाई वहां पे मनी सप्लाई कम है, ज्यादा है, कैसा है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं और बाकी 3 जो होते हैं वो सरकार द्वारा समर्थित होते हैं, सरकार के जो है समर्थन में रहते हैं वो, ठीक है ना, या सरकार के समर्थन से चुने जाते हैं। हो सकता है कि वो भी आरबीआई के हों, ऐसा लेकिन जरूरी नहीं है। खैर, ये 6 लोग मिलकर दोस्तों हर 2 महीने के बाद बैठते हैं और मार्केट को एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में क्या स्थिति चल रही है, क्या मनी सप्लाई बढ़ रही है, क्या घट रही है, क्या मार्केट में डिमांड इंक्रीज है, क्या कम है, क्या इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, क्या कम है, वगैरह। इन सब चीजों को यहां पर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, साथ में इन्फ्लेशन को भी दोस्तों कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अब इस काम को करने के लिए इनको मनी सप्लाई बढ़ाना और घटाना पड़ता है। अगर मार्केट में देखते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है तो उसे घटाने का प्रयास करते हैं, और अगर घटा हुआ होता है तो उसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब इस काम के लिए दोस्तों ये तो नहीं कर सकते कि भाई कम है मनी सप्लाई तो नोट उड़ा दिए हेलीकॉप्टर से, सबकी छतों पर पहुंच गया हेलीकॉप्टर से नोट उठा लिए, ऐसा नहीं होगा। और मान लो मनी सप्लाई ज्यादा है तो सबको लूट लिया, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ विशेष टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी हेल्प से ये मनी सप्लाई को घटाते और बढ़ाते हैं। तो यहां पर ये वही दोनों प्रकार के टूल्स लिखे हुए हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और जनरल टूल्स, और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और सिलेक्टिव टूल्स। इन दोनों का इस्तेमाल करके आरबीआई दोस्तों मनी सप्लाई को घटाता और बढ़ाता है। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है। अब देखिए ये डायग्राम दोस्तों बड़े लेवल पर देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन यहां पर भी आपको दिख रहा होगा, आगे बड़े लेवल पर भी आएगा। ये देखिए, अगर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो बैंक जो आरबीआई है वो इतने सारे तरीकों को अपनाता है, मैं सबको अभी समझाऊंगा एक एक करके। और इसी प्रकार क्वालिटेटिव तरीकों में इतने सारे तरीकों को आरबीआई अपनाता है और अपने अपने फैसले करता है। आइए देखते हैं इनको कि क्या चीज है, ये एक बार देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए बैंक रेट, डिस्काउंट रेट, इसके थ्रू वो किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, जरा समझेंगे। देखिए बैंक रेट वो रेट है दोस्तों, वो इंटरेस्ट रेट है एक्चुअली, जो आरबीआई बैंकों से यानी कॉमर्शियल बैंक से लेता है। जब भी कॉमर्शियल बैंकों को कुछ लोन की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं, और आरबीआई बैंक रेट पर उन्हें बिना कुछ भी गिरवी रखे यानी विदाउट एनी कोलेटरल लोन प्रोवाइड करता है। क्योंकि विदाउट एनी कोलेटरल लोन प्रोवाइड करता है, इसीलिए आरबीआई बैंक रेट के रूप में बैंकों से एक इंटरेस्ट वसूलता है कि भाई तुम्हें एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। अब सीधी सी बात दोस्तों, अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए, अगर मान लीजिए बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई से महंगा लोन मिलेगा, और जब कॉमर्शियल बैंकों के पास महंगा लोन आएगा तो वो आगे कंट्री में महंगा लोन बांटेंगे, होम लोन, एजुकेशन सब महंगा कर देंगे। जब लोन महंगा हो जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो महंगे लोन को नहीं लेंगे, और जब महंगे लोन को वो लेंगे नहीं तो बहुत सारी डिमांड जो करने वाले थे वो नहीं करेंगे, और जब बहुत सारी डिमांड जो करने वाले थे वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगा। इसका मतलब सीधी बात समझे तो अगर हम बैंक रेट को, हम मतलब आरबीआई अगर बैंक रेट को घटा दे तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी दोस्तों घट जाएगा। सिंपल, क्लियर हो गया, सिंपल बात। बस ध्यान रखना है कि यहां पर विदाउट एनी कोलेटरल लोन दिया जाता है, यानी बैंक वालों को बैंक रेट पर लोन लेने के लिए आरबीआई के पास कोई भी कोलेटरल सबमिट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट रेपो रेट, रेपो रेट जो बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, इसको पॉलिसी रेट भी दोस्तों कहा जाता है, पॉलिसी रेट, ठीक है। रेपो का मतलब है रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है। यहां क्या होता है सुनिए, देखिए आपको एक चीज बताएं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। मान लीजिए कोई बैंक है, इस बैंक के पास दोस्तों बहुत सारे ग्राहक होते हैं जो अपना पैसा इसके पास जमा करते हैं और निकालते हैं, है ना। मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने आज बैंक में अपना पैसा जमा किया, मैंने मान लिया कि 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा हुआ, ठीक है। कई इसके ग्राहक होंगे जिन्होंने आज पैसा निकाला भी होगा,
तो बहुत सारे ग्राहक मान लीजिए ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। मैंने मान लिया कि करीब करीब 20 लाख रुपए जो है वो निकाल भी लिए गए। तो अगर केवल आज की बात करें तो आज के लिए बैंक के पास कितने रुपए आए? 80 लाख, है ना? 1 करोड़ आए और 20 लाख चले गए, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रह गई? 80 लाख की। ये तो मतलब हुआ ना, सिंपल मतलब हुआ। ठीक है, ये जो 80 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की रह गई है, इसे बोलते हैं दोस्तों NDTL, यानी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। अब आरबीआई यही कहता है कि भाई आपको क्या करना है, एनडीटीएल पर कुछ पैसा अपने पास रोक के रखना है। आगे पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में। आरबीआई कहता है कि इसी 80 लाख पर आपको कुछ पैसा CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो के रूप में अपने पास रोक के रखना है। कुछ पैसा आपको SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में अपने पास रोक के रखना है। इन दोनों को रोकने के बाद जितना पैसा आपके पास बचेगा वो आप आगे लोन में प्रोवाइड कर सकते हो। अब बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक वाले दोस्तों करते हैं कि जो इनके पास रेस्ट अमाउंट बचता है, उस रेस्ट अमाउंट में से भी कुछ पैसे की ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हैं और बाकी पैसे को आगे लोन में बांट देते हैं। समझ में आई पूरी बात? ठीक है ना, ये पूरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना। अब सुनिए क्या होता है। अब यहां रेपो रेट का मतलब क्या है? रेपो रेट भी वही रेट है, वही इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन फर्क क्या है, यहां रेपो रेट में क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटे टाइम के लिए, है ना, 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसे करके यहां पर लोन प्रोवाइड होता है। ठीक है, यहां पर कोलेट्रल भी सबमिट करना पड़ता है, मतलब बैंक वालों को कुछ पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें लोन मिलेगा। ठीक है ना। अब क्या डिपॉजिट कराएं? जमानत के तौर पर क्या रखें? कोलेट्रल के तौर पर क्या रखें? तो आरबीआई कहता है कि हम कोलेट्रल के तौर पर केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही लेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा कुछ लेंगे नहीं। अब यहां पर क्या होता है, इसीलिए यहां पर देखिए मैंने कहा था कि बैंक वाले पहले से ही कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रखते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब भी उन्हें आरबीआई से लोन लेने की नीड हो तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लोन में देकर, अपना कोलेट्रल में देकर लोन ले सके। ठीक है ना। तो समझ गए यहां पे आप कि रेपो रेट क्या है? रेपो रेट भी एक इंटरेस्ट रेट है। जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा, जब भी कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा, तो आरबीआई उसके बदले क्या लेगी? उनसे एक इंटरेस्ट लेगी, वो रेपो रेट कहलाएगी। ठीक है, इस रेपो रेट के बदले क्या रखना पड़ेगा गिरवी के तौर पर? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखने पड़ेंगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना। तो ये हमारी रेपो रेट होता है। अब यहां भी वही है, अगर मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंकों को महंगा लोन मिलेगा। महंगा लोन मिलेगा तो क्या होगा? वो आगे महंगा लोन प्रोवाइड कराएंगे। जब आगे महंगा लोन प्रोवाइड कराएंगे तो बहुत सारे लोग लोन नहीं लेंगे। जब बहुत सारे लोग लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में जाकर डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड नहीं करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। यानी इन्फ्लेशन अगर कम करना है तो रेपो रेट को भी क्या कर दिया जाए? रेपो रेट को भी दोस्तों कम कर दिया जाए। सॉरी, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए। रेपो रेट को जो है वो बढ़ा दिया जाए। रेपो रेट बढ़ा दिया तो अपने आप जो है इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी मार्केट में ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, मार्केट में डिमांड खूब होती है, मार्केट में मनी सप्लाई खूब होती है, तब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इन रेटों में क्या करती है? उछाल कर देती है, बढ़ा देती है। जब ये बढ़ जाते हैं तो अपने आप क्या होता है? स्थिति कंट्रोल में आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या चीज है? ये जस्ट अपोजिट चीज है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। यानी जब भी आरबीआई दोस्तों बैंकों से लोन लेता है, जब भी आरबीआई को लगता है कि मार्केट में खूब सारा मनी सप्लाई हो गया है, वापस ले लो मनी सप्लाई, तो आरबीआई क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है। अच्छा, कॉमर्शियल बैंक भी आरबीआई को लोन दे देते हैं, क्यों? यहां पर सेफ्टी है। भाई मार्केट में अगर पैसा लौट के नहीं भी आया फिर भी आरबीआई से तो लौट के मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आरबीआई यही करता है, बैंकों से पैसा लेता है, उसके बदले उन्हें कोलेटरल के तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देता है। बाद में जब भी जरूरत होती है तो बैंक वाले उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर अपना पैसा ब्याज सहित वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट इस तरीके से काम करता है। समझ गए मेरी बात?
इसी प्रकार दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन है, आप देख रहे हैं ना, समझते जा रहे हैं कि हर रेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे मनी सप्लाई को कम कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये क्या चीज है दोस्तों, सुने मेरी बात ध्यान से। अभी जो मैंने चीज बताई, क्या बताया कि भाई आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई दो काम करता है। आरबीआई कहता है बैंक वालों से कि भैया मुझे एक काम करो, मुझे आप पैसा उधार दे दो, मेरे से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, ठीक है। जब भी आपको नीड होगी तो आप मुझे क्या करना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस दे देना और मैं आपको जो है वो पैसा दे दूंगा। यानी आरबीआई कभी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक वालों को बेच देता है और कभी कभी उनसे खरीद लेता है। उसका मकसद यही है कि मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना और घटाना। जब वो बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा है तो मनी सप्लाई को अपने पास खींच रहा है, और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रहा है बैंकों से तो मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है। तो जब भी आरबीआई को यह काम करना होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना हो तो क्या करेगा, बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगा, उसके बदले बैंकों को पैसा दे देगा, जाओ भैया बांटो आराम से मार्केट में। और जब भी उसे मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी होती है तो क्या करता है, बैंकों से पैसा ले लेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगा उनको, समझ गए, ऐसा यहां पे करता है। सर बैंक भी करती है, बैंक क्यों करती है, क्योंकि बैंक को मालूम है भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी यहाँ पे सबमिट होंगी उसका पैसा हमें मिल ही जाएगा, एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है उसका, तो बैंक वाले भी कर देते हैं, समझ गए। तो ये आपको ध्यान में करना है। इसी इसी हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद फरोख्त को क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब यहां पे समझ गए आप लोग। देखिए क्या लिखते हैं, अगर ओएमओ सेल हुआ, ओएमओ सेल होने का मतलब है आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दिया। तो आरबीआई ने जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करा है, इसके बदले बैंकों ने आरबीआई को पैसा दे दिया, यानी मनी सप्लाई खींच ली। तो जैसे ही ओएमओ सेल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी भैया, और डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जस्ट अपोजिट, अगर मान लीजिए ओएमओ को परचेज कर लिया गया, परचेज का मतलब आरबीआई क्या करे, बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले ले, उसके बदले उन्हें पैसा देना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई हमारा बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ गया तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ गई तो इन्फ्लेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है, इसको भी जरा समझ लीजिए। इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। कैश रिजर्व रेशियो, इसको जरा समझिए। देखिए जो कैश रिजर्व रेशियो है, CRR, इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, सुने। आरबीआई ने बोला बैंकों को कि भाई आप जितना पैसा आपके पास आएगा, सारा पैसा आप जो है लोन में नहीं बांटोगे, आपको एक मिनिमम परसेंटेज ऐसा है जो अपने पास रोक के रखना है, और कुछ पैसा मेरे पास आपको जमा करना है, मेरे पास आपको रोक के रखना है। तो वही होता है हमारा CRR, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर कोई बैंक है तो बैंक के पास जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, इसके बाद इसके पास बचता है एनडीटीएल। इसी एनडीटीएल पर आरबीआई कहता है कि थोड़ा सा आप पैसा जो है सीआरआर के रूप में अपने पास रखो, थोड़ा पैसा जो है वो एसएलआर के रूप में अपने पास रिजर्व रखो, और बाकी जो बचेगा उसे आप लोन में बांट सकते हो। बैंक क्या करते हैं, इस वाले पैसे में से भी क्या करते हैं, कुछ पैसों का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हैं और बाकी पैसों को फिर लोन के रूप में डिसबर्स कर देते हैं। ये तो करते हैं, यही तो मैंने बताया था आपको कि जो भी रेस्ट अमाउंट बचता है उसके साथ बैंक वाले ये काम करते हैं। हालांकि इसमें आप आगे पढ़ोगे तो यहां पर भी कुछ पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डालना पड़ता है, और बाकी पैसा अपनी मर्जी से बैंक वाले लोन में दे सकते हैं, ठीक है ना। खैर, तो यहां पर जो सीआरआर है वो यही है कि जो पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना है, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आगे फुल फॉर्म लिखी हुई है, आपको दिखाऊंगा मैं, ये पैसा भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। इसको भी अपने पास रोक के रखना पड़ता है। तो आरबीआई इनका इस्तेमाल कैसे करेगा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में, सुनिए।
अगर आरबीआई को मार्केट में इन्फ्लेशन को डाउन करना है तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर के परसेंटेज बढ़ा देगा, एसएलआर का परसेंटेज बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, बैंक को अपना ज्यादा पैसा क्या करना पड़ेगा, अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और जब ज्यादा पैसा रिजर्व करके रखेगा तो उसके पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। जब लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा तो इनकम जनरेट करने के कारण वो ज्यादा महंगे रेट पर लोन बांटेगा, लोन के ब्याज की दरों को बढ़ा देगा। जब इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जो लोन नहीं लेंगे। कईयों को होम लोन लेना होगा, कईयों को गाड़ी का लोन लेना होगा, वो लोग लोन नहीं लेंगे। और जब लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में निश्चित तौर पर डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो मार्केट में अपने आप इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी सीधे तौर पर अगर कहें कि अगर आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा तो इससे क्या होगा, हमारे मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने आप कम हो जाएगा। जस्ट अपोजिट इन केस, अगर इन्फ्लेशन बहुत डाउन चला गया है, इंडस्ट्री बहुत डाउन चली गई है, उसे वापस से ऊपर लेके आना है, तो आरबीआई तुरंत क्या करेगा, एसएलआर और सीआरआर का परसेंटेज घटा देगा। इससे क्या होगा, बैंकों को कम पैसा अपने पास रिजर्व करना पड़ेगा, यानी उनके पास लोन देने के लिए ज्यादा अमाउंट बचेगा। जब लोन देने के लिए ज्यादा अमाउंट बचेगा तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी इंटरेस्ट दरों को कम कर सकते हैं, कम करके बेचेंगे तो क्या होगा, लोन सस्ता जाएगा, सस्ता जाएगा तो कई सारे लोग लोन ले लेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, मार्केट में अपने आप उछाल आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह की बातें आपको यहाँ पर समझ लेनी है। इस तरह की बात समझ लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। तो वही यहाँ पर देखिए लिखा है, एसएलआर और सीआरआर के बारे में यहाँ पर यही बातें लिखी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर एक बात और समझिए, जो सीआरआर के रूप में पैसा बैंकों को रिजर्व करना है ये तो कैश की फॉर्म में ही रहता है, तभी इसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। इसका तो कोई प्रयोग कर ही नहीं सकता, इस पर तो आरबीआई को कोई भी कमाई नहीं होती है। लेकिन एसएलआर के पैसे को आरबीआई ने बोला है कि बैंक 3 फॉर्म में रख सकता है, या तो एसएलआर के पैसे से गोल्ड खरीद लीजिए, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लीजिए, और या फिर आप कैश के फॉर्म में रख लीजिए। तीनों में से किसी भी तरीके से आप एसएलआर अमाउंट का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना, तो ज्यादातर बैंक क्या करते हैं, इस एसएलआर के अमाउंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हैं, क्योंकि वो सेफ होती है और वो सिक्योर होती है। अब ध्यान रखिएगा, रेपो रेट पर जो लोन लेना है उसमें जो कोलेट्रल देना था वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये वाली नहीं लेगा आरबीआई। आरबीआई कहता है कि अगर रेपो रेट पर आपको लोन लेना है तो मैं एसएलआर के अमाउंट से खरीदी हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसके लिए आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा और वही मुझे देना पड़ेगा। अगर आपने उस पैसे से खरीदा हुआ है तो मैं वो नहीं लूंगा आपसे, समझ गए, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना, तो इस तरीके से आरबीआई जो है वो कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर के माध्यम से मनी सप्लाई को यहां पर कंट्रोल करता है दोस्तों। ठीक है ना, ये पूरी बात आपको यहां पर ध्यान में आई होगी। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली बात करें तो ये हमारे देखिए अगर वापस चलें तो देखिए हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा, बैंक रेट पढ़ा, सीआरआर एसएलआर पढ़ा, और हमने रेपो रेट और रिवर रेपो रेट पढ़ लिया, ये सारे हमने पढ़ लिए। इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव, बट यहीं से मैं आपको एक सूत्र यहां पर दे दे रहा हूं। देखिए हमने क्या क्या देखा कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आरबीआई कम करना चाहता है, अगर इन्फ्लेशन कम करना चाहता है तो आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज कर देगा। आरबीआई रेपो रेट, बैंक रेट को बढ़ा देगा, या फिर आरबीआई ओएमओ को सेल कर देगा। अगर यह काम करता है तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों ही कामों से कुछ काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहे हैं भैया, इन तीनों ही कामों से क्या काम हो रहे हैं, जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई वो मार्केट में कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से मार्केट में जो डिमांड है वो भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, और स्पेशली अगर इस वाले काम की बात करें तो इसकी वजह से एक काम और होगा, सीआरआर एसएलआर बढ़ने से बैंकों के पास जो रिजर्व अमाउंट है, रिजर्व मनी जो है बैंकों के पास वो बढ़ जाएगी, और बैंकों के पास लोन देने के लिए कम अमाउंट बचेगा, लेस अमाउंट फॉर लोन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में दोस्तों पूछे जा चुके हैं, तो इन चीजों को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। तो ये सब हमने चीजें पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट है हमारे क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स में दोस्तों कई सारी चीजें हैं।
यहाँ पर अपना कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल है, मार्जिन्स हैं और भी कई सारी चीजें हैं। तो इसको भी जरा एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स के रूप में आरबीआई किस प्रकार से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, एक बार देखिए। देखिए, हमें हर प्रकार की एसेट पर जब भी हम उसे बैंक में गिरवी रखते हैं तो उस पर उसके बदले में पैसा मिल जाता है, ठीक है। चाहे हम गोल्ड गिरवी रखें, चाहे अन्य चीजों को रखें, बट जितने की वैल्यू है उसकी उतना नहीं मिलता, उसका 90%, 60%, 70% मिलता है, ठीक है। तो आरबीआई यही करता है। आरबीआई को जब भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना होता है तो वो इन मार्जिन को कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास कुछ गोल्ड है जिसकी वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, और अभी मान लीजिए लिमिट ये है कि गोल्ड पर 90% लोन मिल जाएगा। 90% का मतलब मुझे 90,000 का लोन जो है वो मिल जाएगा। यानी गोल्ड की जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है 100% की, उस पर मुझे लोन कितना मिल रहा है, 90% का, यानी मार्जिन कितना है, 10%, है ना। अब मान लो आरबीआई चाहे कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए, मार्केट में ज्यादा मनी सप्लाई ना जाए, तो वो तुरंत एक काम करेगा, वो कहेगा कि भाई अब गोल्ड पे जो है वो आपको केवल 70% का लोन मिलेगा। इसका मतलब मेरा गोल्ड 1 लाख का है तो अब मुझे केवल 70,000 रुपए ही लोन मिलेगा, यानी जो मार्जिन है वो बढ़ाकर अब कितना कर दिया, 30% कर दिया। समझ गए? इस तरीके से मार्जिन के रूप में आरबीआई खेलता है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन को कम करना है, अगर इन्फ्लेशन डाउन करना है तो आरबीआई क्या करता है, मार्जिन को बढ़ा देता है, ठीक है। मार्जिन के बढ़ने से जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इन्फ्लेशन कम हो जाता है। समझ गए? इसी प्रकार दोस्तों एक और चीज है जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसको हम लोग दूसरी भाषा में राशनिंग भी बोलते हैं। समझिए, इसको समझिए क्या चीज है। देखिए, ये एक बैंक है, मान लिया बैंक में कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा लेके जा रहे हैं, और अल्टीमेटली बैंक के पास कुछ अमाउंट बच रहा है जिसे हमने कहा एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। एनडीटीएल में से भी कुछ पैसा बैंकों ने सीआरआर के रूप में रख लिया, कुछ पैसा बैंकों ने एसएलआर के रूप में रख लिया, ठीक है। एसएलआर को भी 3 तरीके से डिवाइड कर लिया, या तो इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, या फिर इससे गोल्ड खरीद लिया, और या फिर इसको कैश में ही रहने दिया। बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचा, इस रेस्ट अमाउंट में से आरबीआई के अकॉर्डिंग कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लिया गया, और बाकी पैसे को बैंक ने चाहा तो लोन में बांट दिया। अब यही पे दोस्तों एक और खेल होता है। अब जैसे हमने जो पैसा देखा, भाई हमारे पास जो बैंकों के पास एनडीटीएल बचा था उसके 3 हिस्से हो गए, पहला सीआरआर में, फिर एसएलआर में, और फिर बाकी जो बचा है वो लोन में। लेकिन इस रेस्ट पैसे में से भी बैंकों ने थोड़े पैसे का क्या खरीद लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया। अब उसके बाद जो पैसा बचता है दोस्तों, यहां पर भी आरबीआई ने एक नियम लगा रखा है। क्या नियम है? आरबीआई कहता है कि आपका जो भी नेट डिसबर्स है, जो आपने लोन बांटा है, उसमें जो आपका नेट डिसबर्स है उसका 1% जो मैं बताऊंगा वो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी पीएसएल। और बाकी पैसा जो है वो आप अपनी मर्जी से जहां चाहो वहां लोन बांट दो, ठीक है। अब ये जो पीएसएल वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यही है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। जैसे आरबीआई ने क्या रखा है कि भाई पीएसएल का मतलब 18% आपको एग्रीकल्चर में देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पूरे साल में 100 रुपए का लोन बांटा, तो 100 रुपए के लोन में से 18 रुपए आपको एग्रीकल्चर में ही बांटने पड़ेंगे। समझ गए? ऐसे उसने बहुत सारे सेक्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। क्यों बनाए हुए हैं? आरबीआई को जब भी लगता है कि कोई भी सेक्टर ऐसा है जहां पर मनी सप्लाई कम है, जहां पर पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो उसको उठाकर पीएसएल में डाल देगा। उससे क्या होगा, उस एरिया में, उस सेक्टर में कई सारे लोगों को पैसा मिलेगा, कई सारे लोगों को जो पैसा मिलेगा तो वहां से जो है वो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा और उस सेक्टर को आगे बढ़ाएगा। आरबीआई यहां से कुछ सेक्टर को निकाल भी सकता है, जहां आरबीआई को लगे कि यहां सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी पहुंच गया है, अब ये सेक्टर अपने आप आगे बढ़ जाएगा, तो उसको निकाल देगा वहां से। समझ गया? इसी को हम बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में पूरी बात यहां से आ गई होगी, ठीक है ना। देखिए, ठीक है ना।
ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको आगे तक भी हेल्प यहां पर करेगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। इन सब के बाद एक और चीज यहां पर करता है आरबीआई। अगर मान लीजिए आरबीआई को लगता है तो आरबीआई कभी कभी बैंकों से मॉरल शोषण यानी नैतिक रूप से निवेदन भी करता है कि जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा आप करते रहिए। ठीक है ना, ऐसा मॉरल शोषण भी करता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा आरबीआई जो है वो अपनी सारे काम करता है। यहां पर वही चीजें दोस्तों यहां पर लिखी हुई हैं, आप इसको यहां पर पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो ये मैंने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का भी दिखाया है कि अभी इस समय क्या रेट चल रहा है। तो अभी टोटल 40% दोस्तों है कि आरबीआई ने कह रखा है किससे, सभी बैंकों से, कि आप जितना भी लोन बांटोगे उसमें से 40% लोन आपको प्रायोरिटी सेक्टर में ही बांटना है। और उस 40% में से भी अलग अलग यहां पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। आप इसको अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, वरना इतना जरूरी नहीं है। इसके अलावा यहां पर देखिए दो चीजें और है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल और मॉरल शोषण। तो कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल दोस्तों वही है जब हम ईएमआई पर लेते हैं और डाउन पेमेंट देते हैं। तो आरबीआई को जब भी दोस्तों डिमांड को इंक्रीज करना होता है तो वो डाउन पेमेंट कम कर देता है, हमें कम डाउन पेमेंट की चीजें मिल जाती हैं। और जब भी दोस्तों आरबीआई को मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है यानी डिमांड को कम करना है तो वो डाउन पेमेंट को बढ़ा देता है कि डाउन पेमेंट ज्यादा करोगे तभी आपको चीजें मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। मॉरल शोषण मैंने आपको बताया नैतिक रूप से आरबीआई इन सब बातों को करता है। तो मित्रों ये इस चैप्टर का पूरा सार था जो मैंने आपको बताया है मनी एंड बैंकिंग का। अब यहाँ इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको मैंने एंड में ऐड कर दिया है। आप इन सभी को दोस्तों यहाँ पर दोबारा से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और कम से कम इन सारी टर्म्स को आप जरूर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ये सारी टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप इनको जरूर यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो मित्रों ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप सभी को मेरा नमस्कार।